नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, पिछली वीडियो हमने जो है 2 वीडियो मैथ की दी, उससे पहले हमने 2 पॉलिटिकल साइंस की दी थी। तो आज भी हम जीके में पॉलिटी को ही आज शुरुआत कर रहे हैं। तो पॉलिटी करने का कारण ये है कि देखिए, यूपीएसआई के लिए अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो पॉलिटी है। देखिए, मैथ भी चलता रहेगा, रीजनिंग हिंदी भी चलती रहेगी, लेकिन जीके में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पॉलिटी है। इसीलिए हम सबसे पहले पॉलिटी को करा रहे हैं। दूसरे सब्जेक्ट बाद में लेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि दूसरे सब्जेक्ट होने के बाद बीच बीच में फिर हम जब पॉलिटी कंप्लीट करेंगे उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट, और उसके बाद भाई फिर हम पॉलिटी के रिविजन भी लेते हुए चलेंगे। रिविजन का मतलब बीच बीच में हम आपसे कुछ क्वेश्चन देते रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन पॉलिटी बेस्ड होंगे, जिससे कि आप रिवाइज करते रहें चीज़ों को। ठीक है, तो इसलिए हम पॉलिटी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं भाई। तो आज शुरू करते हैं पॉलिटी को ही। तो अब तक हम 2 वीडियो बता दे चुके हैं आपको। 2 वीडियो में हमने संविधान के निर्माण के बारे में बताया। आज बात करते हैं संविधान की विशेषताएं और संविधान का स्रोत क्या है। तो पहले बात करते हैं संविधान की विशेषताएं। तो जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं उसकी बात चल रही है अभी हम। वैसे तो विशेषताएं बहुत सारी हैं भारतीय संविधान की, लेकिन जब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण विशेषताओं की तो सबसे पहले कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और इसमें सबसे बड़ा लिखित और जोड़ देते हैं हम, लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो यहां पर 2 चीज होगी, भारत का संविधान लिखित है और लिखित में भी कैसा है? सबसे बड़ा है। भाई जी याद रखना कि अधिकांश देशों के संविधान लिखित हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनका संविधान अलिखित रूप में भी होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति जो परंपराओं के आधार पर चल रही है, जैसे ब्रिटेन, ठीक है, तो वहां पर परंपराओं के आधार पर ही देश को चलाया जा रहा है। लेकिन भारत ने लिखित में चाहा कि जो हमारे नियम हैं, जो हमारे देश को चलाने की शासन प्रणाली है, वो सारे हम लिखित में होगी, तो लिखित किया गया। फिर कहा गया सबसे बड़ा लिखित है। तो सबसे बड़ा लिखित का मतलब क्या है भाई? सबसे बड़ा लिखित ऐसे क्या हुआ? इसका कारण बना भाई। देखिए, पहली बात तो ये कि जो संविधान है, हमारा संविधान जब वो बनकर तैयार हुआ तो उसमें 22 भाग थे, उसमें 8 अनुसूचियां थी और इसमें 395 अनुच्छेद थे। यानी कि 22 पार्ट हो गए, 8 शेड्यूल्स हो गए और आर्टिकल्स हो गए 395। जब हमारा संविधान लागू होता तो इतना था, ये सबसे बड़ा था। तब भी जब लागू हुआ तब भी सबसे बड़ा था। अब इसमें थोड़े से चेंज हो गए हैं। तो अब वर्तमान स्थिति की बात करें तो जो भाग हैं वो 25 हो चुके हैं। लेकिन याद रखना, हमारा 23वां भाग कोई नहीं है, कुछ पार्ट जोड़े गए हैं। जैसे भाग पहले 4 था, अब 4A जोड़ दिया गया। पहले 9 था जिसमें हम ग्राम पंचायती की बात कर रहे थे, अब 9A जोड़ दिया गया। पहले 14 था, अब 14A जोड़ दिया गया, जिसको में प्रकीर्णन वगैरह, न्यायाधीकरण वगैरह को जोड़ा गया है। ओके, तो इस तरह से पार्ट 4A, 9A और 14A को लगाएं तो 25 भाग बैठ जाते हैं भाई। ठीक है, अनुसूचियां जो 8 थी अब कितनी हो चुकी हैं? 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। और जो अनुच्छेद 395 थे वो 450 को क्रॉस कर चुके हैं, 450 से ज्यादा हो चुके हैं भाई अब ये। और ये जो संख्या है ये लगातार चेंज होती रहती है। जब भी भाई कोई संविधान में संशोधन होता है तो कुछ अनुच्छेद इधर उधर हो जाते हैं भाई। तो याद रखना, अब 450 से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन आज भी याद रखना, आज भी संविधान में 396वां अनुच्छेद कोई नहीं है। जो भी जोड़े गए हैं पाठ के रूप में जोड़े गए। जैसे 21 था, 21A जोड़ दिया, 51 था, 51A जोड़ दिया। अनुच्छेद 243 की बात करें तो 243A, B, C, D, O और Z, G तक हैं। बहुत सारे अनुच्छेद। सबसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पार्ट कौन से अनुच्छेद के हैं, सब मतलब कौन से आर्टिकल के सब आर्टिकल सबसे ज्यादा है, तो अनुच्छेद 243 है। तो उन सभी को काउंट करें तो 450 से ज्यादा बैठ जाता है भाई। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद जो है हमारे 395 थे, अब 450 से ज्यादा हो चुके हैं। तो इस हिसाब से देखें तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा संविधान है? भारत का संविधान है भाई। ठीक है, दूसरा, ये पहली विशेषता होगी संविधान की। इसके बाद दूसरी विशेषता पर आते हैं हम। दूसरी विशेषता क्या है कि भारत का जो संविधान है वो भारत को एक जो है संसदीय शासन प्रणाली देता है।
यानी कि हमारे यहाँ पर जो शासन चलेगा वो संसद के अकॉर्डिंग चलेगा, ऐसा हमारे संविधान की विशेषता है ये भी। तीसरा, संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, मौलिक कर्तव्य देता है, नीति निर्देशक तत्व देता है, ये सब भी आ जाते हैं। इससे अलग संविधान की विशेषता है कि हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका देता है, ये भी संविधान की एक विशेषता है कि हमारे संविधान ने हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका दी है। ओके, इससे अलग और पर आते हैं भाई। भारत के संविधान की एक और बहुत अच्छी खासियत है कि भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। भारत का संविधान कैसा है? कठोर भी है, लचीला भी है। अब ये कठोर और लचीला का मतलब क्या होता है? तो अगर किसी देश का संविधान ऐसा है जिसमें हम संशोधन नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो भाई बोला जाता है कि वो संविधान कठोर है। और ऐसा संविधान जिसमें संशोधन बहुत आसानी से किए जा सके, वो संविधान कैसा भाई? लचीला है। भारत के संविधान में दोनों गुण हैं, कठोरता का गुण भी है, लचीलेपन का गुण भी है। कैसे है ये भाई? उसकी बात करते हैं। भारत का संविधान कठोर भी है, क्यों? क्योंकि इसमें संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं है। संशोधन तो हो जाते हैं लेकिन आराम से नहीं होते, ठीक है, काफ़ी एक प्रोसेस होता है, उसे फॉलो करना पड़ता है। लचीला भी है, इसका मतलब ये है भारत का संविधान में इतना भी कठोर नहीं है कि संशोधन कर ही नहीं पाए। तो दोनों गुण हैं, कुछ हद तक कठोर है, कुछ हद तक लचीला है। अगर बहुत ज़्यादा कठोर होता तो पता चलता जी 1950 से 1950 से अब तक 70-71 वर्ष में पता चलता जी कि सिर्फ 1 या 2 संविधान संशोधन हुए, तो हम कहते भारत का संविधान कठोर है। और अगर हम लचीला कब कहते, पता चलता जी 70 वर्ष में 7000 संशोधन हो चुके हैं, तो हम कहते लचीला है। तो इसका मतलब हमारा संविधान जो है कठोर भी है, लचीला भी है, क्योंकि लगभग 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, 125 के करीब संशोधन हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत का संविधान कुछ कठोर है, कुछ हद तक लचीला है, दोनों गुण है भाई। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। इससे अच्छा एक और बहुत अच्छा पॉइंट आता है इसमें संविधान की विशेषता में, भारत का संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी। ठीक है, संघात्मक यानी फेडरल, और ये है एकात्मक यानी यूनिटरी। ठीक है, तो भारत का संविधान संघात्मक भी है, एकात्मक भी है, दोनों गुण है भाई। अब ये संघात्मक एकात्मक क्या होता है? अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो ये जरूर पता होना चाहिए। संघात्मक का मतलब है कि जब जो शक्ति है एक संघ में बांट दी जाए, शासन की जो पावर हैं, शक्तियां हैं, उनको एक संघ रूपी जो क्षेत्र बनता है उसमें बांट दिया जाए। संघ के सभी जितने भी पार्ट हैं सभी उसके उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे अपने हिस्से की का, तो उसे संघात्मक बोलते हैं। एकात्मक का मतलब एक ही आत्मा मान सकते हो, संघात्मक मतलब संघ में आत्मा। ठीक है, एकात्मक का मतलब जब सारी पावर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो एकात्मक है। इसको हम ऐसे समझिए कि हमारा ये केंद्र है, केंद्र से अगर हम शक्ति बाहर को भेज रहे हैं, स्टेट ए को, स्टेट बी को, स्टेट सी को, यूपी को, हरियाणा को, बिहार को, झारखंड को, पश्चिम बंगाल को, केरला को, कर्नाटक को, अगर हमने केंद्र सरकार से इधर की तरफ शक्ति भेज दी तो ये गुण है संघात्मक। और अगर हमारी जो शक्ति का प्रवाह है उल्टा हो रहा है, राज्यों से अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये गुण है एकात्मक। आपको क्लियर होना चाहिए कि जब शक्तियों को केंद्र से बाहर राज्यों की तरफ बांटा जाए तो संघात्मक गुण है, और जब राज्यों से केंद्र की तरफ शक्तियों का प्रवाह हो जाए तो एकात्मक है। सिंपल सी बात, अभी देश में मोदी जी की सरकार है, ठीक है, तो अगर पता चलता है कि मोदी जी ने तमिलनाडु को कुछ अधिकार दे दिए, महाराष्ट्र को कुछ अधिकार दे दिए, केरला को कुछ अधिकार दे रखे हैं, तो इसका मतलब वो संघात्मक गुण है। और सारे अधिकार छीनकर केंद्र सरकार के पास आ जाए, राज्यों के अधिकार खत्म होने शुरू हो जाए, तो समझ जाइए वो एकात्मक सरकार, एकात्मक गुण है। अब दोनों गुण कैसे हैं इस पर आ जाते हैं। तो पहले बात करते हैं हम संघात्मक गुण। संघात्मक गुण का पहला उदाहरण देखिए भाई। जब हम संघात्मक की बात करते हैं तो संघात्मक पहला उदाहरण देखते हैं। देखिए, हमारी जो 7वीं अनुसूची है, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा,
इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये जो 7वीं अनुसूची है संघात्मक लक्षण है। क्यों? क्योंकि केंद्र के पास इतनी शक्ति रहेगी, राज्यों के पास इतनी शक्ति रहेगी, तो ये 7वीं अनुसूची में जो कहा गया है ये संघात्मक लक्षण है, राज्यों को भी शक्तियां दी गई है। ठीक है, पहला बहुत अच्छा उदाहरण है। 7वीं अनुसूची किसका उदाहरण है, कैसा लक्षण है? संघात्मक लक्षण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद दूसरा लक्षण क्या है कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। एक कह रही स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी संघात्मक लक्षण है। यानी कि हमने सारी शक्तियां इकट्ठी मतलब व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के पास नहीं रखी, न्यायपालिका में बांट दी है, तो ये भी एक संघात्मक लक्षण है। इसके बाद एक और लक्षण आ जाता है भाई कि हमारे राज्यों में जो विधानमंडल हैं उनका अस्तित्व है, यानी राज्यों के विधानमंडलों का अस्तित्व होना, यह भी एक संघात्मक लक्षण है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं कि शक्तियों को राज्यों की तरफ बांटा जा रहा है तो वो संघात्मक लक्षण है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एकात्मक लक्षण। लेकिन हमारे संविधान में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर लगता है कि सारी शक्तियां केंद्र की तरफ को भाग रही हैं, तो वो एकात्मक लक्षण है। जैसे पहला है आपातकाल या आपात उपबंध। जब इमरजेंसी होती है, अनुच्छेद 352, 356, 360, तो उस समय सारी पावर राष्ट्रपति जी के पास आ जाती है, सारी इकट्ठी हो जाती है केंद्र की तरफ। राज्यों की पावर बहुत कम रह जाती है या बिल्कुल छिन जाती है। 356 में तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो राज्य को हटा ही दिया जाता है, राष्ट्रपति के पास आ जाती है। तो ऐसे में कौन सा है? एकात्मक लक्षण है, क्योंकि पावर राष्ट्रपति की तरफ चल रही है। दूसरा, एक और देखिए, अगर हम बात करते हैं जो राज्य में राज्यपाल होता है, ठीक है, जो राज्यपाल होता है राज्य में, वो राज्य का हेड माना जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। तो ऐसे में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर भी राज्य के मामले में भी केंद्र का हस्तक्षेप हो गया। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, ये कैसा लक्षण है? एकात्मक लक्षण है। ओके, इससे अलग थोड़ा और बढ़ते हैं भाई हम। एक बात एकात्मक लक्षण की ही चल रही है, ये क्या हुआ? ठीक, इसके बाद चलते हैं भाई, बात एकात्मक की चल रही है अब। तो हमारे जो आपातकाल है वो कैसा है? एकात्मक लक्षण है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, एकात्मक लक्षण है। इससे अलग एक और देखिए, मैंने आपसे बोल रहा हूं भाई, मैं जो मैं लिख रहा हूं उससे पहले आप सोच लीजिए थोड़ा सा। अब जब पूरे संविधान के बारे में पढ़ते रहेंगे तो अपना पता चलता रहेगा, क्योंकि आप समझ कर रहे हो भाई कि ये कौन सा गुण है, संघात्मक है या एकात्मक। सिंपल समझना है कि जब शक्तियां केंद्र की तरफ भाग रही हैं तो एकात्मक, केंद्र से राज्यों की तरफ भाग रही है तो संघात्मक। अब जैसे आ जाते हैं, हम बात करते हैं कि पूरे देश में एक ही निर्वाचन आयोग है। जो चुनाव आयोग है वो पूरे देश का एक है, यानी कि इसका मतलब एक ही निर्वाचन आयोग है, तो इसका मतलब केंद्र के पास पावर है यहां पर भी। ये भी कौन सा? एकात्मक लक्षण है। ठीक है, इसके बाद जब एक और बात आती है कि अगर राज्यों का आपसी विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? केंद्र करता है। तो आपसी विवाद का निपटारा जो होता है वो भी केंद्र करता है, तो यहां भी केंद्र ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। इससे अलग जो हमारी अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां वो किसके पास है? केंद्र के पास है। यहां भी केंद्र को पावरफुल बना दिया गया है, केंद्र को पावरफुल बना दिया, अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास है, तो ये भी एकात्मक लक्षण है। थोड़ा और बढ़ते हैं भाई, एक और देखते हैं हम। जब हम एकात्मक की बात करते हैं तो एक लक्षण और आता है कि हमारा जो अनुच्छेद 249 है उसका में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि कोई भी राज्य सूची का विषय जिसको राज्यसभा चाहे, राज्य सूची के विषय को राज्यसभा चाहे, तो उसको केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है उस पर। तो राज्य सरकार का जो सब्जेक्ट होता है वो राज्य सूची पर होता है, अधिपत्य है। तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ये पावर किसके हाथ में? राज्यसभा के हाथ में है, अनुच्छेद 249 में। तो यहां भी राज्य सूची के विषय को भी केंद्र की तरफ लाए हैं, तो कौन सा? एकात्मक लक्षण है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं भाई, जब हम बात करते हैं आईएएस की, तो आईएएस जो होते हैं अखिल भारतीय होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब अखिल भारतीय आईएएस हैं तो ऐसी स्थिति में क्या बन रही है बात? ऐसी स्थिति में बात बन रही है कि देश का प्रशासन जो है वो भी सेंट्रल लेवल पर चलाया जा रहा है, तो ये भी एकात्मक लक्षण है।
यहां पर एक बात आई थी कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो आईएएस वगैरह होंगे, इस टाइप की जो सेवाएं होंगी वो स्टेट लेवल पर होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था ये, लेकिन सरदार पटेल जी ने कहा था नहीं जी, अगर हमने आईएएस लेवल के लोगों को स्टेट लेवल पर बांट दिया तो देश में मतलब संभावना बन जाएगी कि भैया देश अलग बंटवारे की मांग करने लगे। ठीक है, तो देश की एकता को खतरा हो जाएगा, इसीलिए फिर ऑल इंडिया सर्विस को एक ही रखा गया। तो आईएएस की जो लाइबिलिटी है वो पूरे देश की बनाई गई है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा भाई। तो एकात्मक लक्षण और भी बहुत सारे बन सकते हैं भाई। जब आप पढ़ेंगे तो समझ में जाना है कि जहां लगे कि पावर केंद्र के हाथ मारी तो एकात्मक, और जहां पावर का बंटवारा हो रहा तो संघात्मक। ठीक है, तो ये हमने जो बताए आपको, हमने बताए संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, भारतीय संविधान कैसा है? भारत को संसदात्मक प्रणाली देता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, भारत को संप्रभु बनाता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, कठोर भी है, लचीला भी है, संघात्मक भी है, एकात्मक भी है। इस तरह की और बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। संविधान मौलिक अधिकार भी दे रहा है, मौलिक कर्तव्यों के जिक्र भी कर रहा है, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों की बात भी कर रहा है। ये सब भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की एक और विशेषता है कि भारतीय संविधान जो है बहुत सारे देशों से प्रेरित है। भारतीय संविधान बहुत सारे देशों से चीजों को इकट्ठा किया है, इसीलिए भारतीय संविधान को बोरोविंग बैग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बोरोविंग बैग। भारतीय संविधान को बोरोविंग बैग भी कहा जाता है भाई। आ जाते हैं तो अब हमारा इसी विशेषता यानी भारतीय संविधान को जो हमने बताया कि बहुत सारे देशों से बहुत सारी अच्छाइयों को संविधान में शामिल किया गया है। तो भारत के संविधान के स्रोत क्या हैं? अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट चीज पर, भारतीय संविधान के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्रोत यानी सोर्सेज क्या है? देखिए, जब हम भारतीय संविधान के स्रोत की बात करते हैं तो सबसे पहले भारतीय संविधान पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो पड़ता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है भारत के संविधान पर। अब ये क्या है भाई? पहली चीज देखिए, जब भारत में अंग्रेज आते हैं तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे अंग्रेज गवर्नमेंट हो, वो जब भारत में रूल शुरू करती हैं तो अपने बार बार अधिनियम जारी करती हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स का इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सब चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह जारी करते रहते हैं। तो जब ये एक्ट आते हैं तो इनके अनुसार भारत का शासन चलाया जाता है। ठीक है, 1909 का मॉरले मिंटो सुधार, ठीक है, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो ये सब जो थे भारत पर शासन करने के तरीके थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब 1935 का अधिनियम हमारे यहाँ पर चल रहा था, फिर हमें स्वतंत्रता मिल जाती है। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ। हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। तो 15 अगस्त 1947 से जब तक संविधान बनता है तो भारत का शासन इसी नियम के अनुसार चलाया जाता है जो अंग्रेजों ने बनाया था। ये नियम इतना महत्वपूर्ण था कि इसके लगभग 250, इसमें से लगभग 250 अनुच्छेद, जो हमारे संविधान के 395 अनुच्छेद है, उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद यानी आधे से ज्यादा अनुच्छेद इस अधिनियम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रेरित है। कुछ अनुच्छेद तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट एज इट इज उठाकर संविधान में रख दिए गए, कुछ को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके रखा गया। तो सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ा? भारत शासन अधिनियम 1935 का। यह इतना महत्वपूर्ण था कि डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि भाई भारत में संविधान बनाने की जरूरत ही क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह कहा था कि आप भारत का शासन इसी के अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर दीजिए, संविधान की कोई जरूरत नहीं है, इसी को संविधान मान लीजिए। ठीक है, तो अब आप इस बात से लगा सकते हैं जब डॉक्टर अंबेडकर इस बारे में कह रहे हैं तो इसका महत्व कितना होगा हमारे संविधान में। ठीक है भाई, आ जाते हैं। तो 1935 के अधिनियम से लगभग 250 के करीब अनुच्छेद प्रभावित हैं। अब जब 250 की बात करते तो बहुत सारे हो जाते हैं, चाहे हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की, चाहे संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, चाहे हम आपातकाल की बात करते हैं, उन सभी का जिक्र इसमें था। ठीक है, तो जो हम पढ़ते हैं कि नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिए गए, यहां से लिए गए,
आयरलैंड से यहाँ पर आए, यहाँ से हमने लिए, ठीक है। फिर कनाडा से संघीय व्यवस्था पढ़ते हैं, संघीय व्यवस्था भी हमने यहीं से उठा लिया, कॉपी कर लिए। तो इसमें से 250 का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा, भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा, ठीक है। इससे अलग अब बहुत सारे ऐसे हैं जो हम वहाँ पर देश का नाम लिखेंगे, लेकिन उसमें भी ये भी हो सकता है। तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने कोई चीज़ याद कर रखी है कि ये जो चीज़ है ये उस देश से ली गई है, और वो देश ऑप्शन में नहीं है, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 है, तो 90% चांस है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ही मिलेगा भाइयों, ठीक है। अभी आते हैं उस पर भी बताते हैं। तो अन्य स्रोत पर आ जाते हैं। अन्य स्रोत में हमारे यहाँ पर ब्रिटेन का शासन था। आप जानते हैं ब्रिटेन ने ही भारत शासन अधिनियम 1935 दिया, तो ब्रिटेन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमें अमेरिका से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। तो हमने अमेरिका और ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया है चीज़ों को। तो बात करते हैं अन्य स्रोत में, बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका से हमने लिए हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार कौन से भाग में? भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं भाई, ठीक है। इसके बारे में तो पूरा बनेगा ही बनेगा वीडियो। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, यानी इसके ऊपर व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं होगा, ऐसा हमने अमेरिका से लिया है भाई। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब अगर कोई संविधान है, मतलब हमारा संसद कोई कानून बनाती है तो उसका रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो तरीका है, इम्पीचमेंट बोलते हैं जिसको, महाभियोग बोलते हैं, वो हमने अमेरिका से लिया है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा, ये महाभियोग है। ऐसे ही भाई उपराष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा, ये सब हमने अमेरिका से कॉपी किया है या अडॉप्ट किया है। कॉपी नहीं कहेंगे, अडॉप्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद, अब देखिए हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति भी है, राष्ट्रपति भी है। कुछ देशों में केवल राष्ट्रपति होते, उपराष्ट्रपति नहीं होते। तो हमने कहा कि हम अमेरिका की तर्ज पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रखेंगे। तो ये भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। और कहा राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, ऐसा किसने कहा? अमेरिका से लिया हमने। कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब होता है जो हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बाकी केंद्रीय मंत्री, इनके समूह को कार्यपालिका बोलते हैं। इनका हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ये सब चीजें हमने अमेरिका से लिया भाई, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जब चलते हैं तो फिर आते हैं ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का संविधान। संसदीय शासन व्यवस्था, भारत में जो शासन व्यवस्था होगी वो संसदीय शासन व्यवस्था होगी। लोकसभा राज्यसभा मिलकर शासन चलाएंगी, ऐसा हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, ये सब अमेरिका मतलब ब्रिटेन से लिया है। और इसमें बहुत अच्छी चीज़ है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यानी इकहरी नागरिकता। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने सीखा कि हमारे यहाँ पर जो नागरिकता दी जाएगी वो इकहरी दी जाएगी, यानी पूरे देश की एक ही नागरिकता होगी। हम भारत के नागरिक होंगे, हम यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा के नागरिक नहीं कहलाएंगे। हमको ये नहीं कहेंगे कि ये कर्नाटक का नागरिक है, हम कहेंगे जी कहाँ के नागरिक हैं? हम भारत के नागरिक हैं। तो भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता चलेगी, वो भारतीय नागरिकता होगी। कहेंगे नागरिकता क्या? भारतीय है। सिटीजनशिप क्या? इंडियन है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया? हमने ब्रिटेन से। जबकि अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता चलती है, एक स्टेट की नागरिकता, एक देश की नागरिकता। हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही नागरिकता रहेगी। इससे अलग ब्रिटेन से एक चीज और ली है कि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति होते हैं ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। ठीक है, या राष्ट्रपति की नाम मात्र की शक्ति होती है। देखिए अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब सर्वे सर्वा वहाँ भी नहीं कह सकते हम, लेकिन मेन पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है अमेरिका में। बाकी संसद तो कह रही है। यहाँ पर राष्ट्रपति के हाथ में पावर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में उन पावर का उपयोग कौन करते हैं? नाम मात्र की पावर राष्ट्रपति जी के हाथ में होती है, लेकिन राष्ट्रपति जी उपयोग नहीं करते, उनका उपयोग करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ब्रिटेन में होते हैं कि वहाँ पर भी राजा होते, सम्राट होते हैं, जिन राष्ट्रपति की जगह सम्राट होते हैं, लेकिन असली पावर का उपयोग कौन करते हैं? संसद और प्रधानमंत्री। ऐसे यहाँ पर भी असली पावर के प्रतीक के रूप में राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन असली पावर का प्रयोग कौन कर रहे हैं?
प्रधानमंत्री। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति की नाम मात्र की शक्ति होगी, ये भी हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। यहां तक क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिन्हें हम डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, सभी जानते हैं। लेकिन अगर मैं जो भी बता रहा था बाई चांस ऑप्शन में आयरलैंड नहीं है तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि आयरलैंड से आई, आयरलैंड से भारत शासन अधिनियम, और भारत शासन अधिनियम से कहां पर आए? भारतीय संविधान में। ठीक है, तो देखिए इनका रास्ता क्या था, हमारे ये आते हैं यहां से आयरलैंड से, आयरलैंड से आते हैं 1935 के अधिनियम में, और 1935 के अधिनियम से आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, 1935 से भी तो लिए गए ना। अगर 1935 नहीं है तो आयरलैंड चलेगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। लेकिन एक चीज और, अगर ये पूछा जाए कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आयरलैंड के संविधान में, लेकिन आयरलैंड को कहां से प्रेरणा मिली, तो आयरलैंड प्रेरित होता है फ्रांस से। तो फ्रांस से प्रेरणा लेकर आयरलैंड में पहुंचते हैं, आयरलैंड से आते हैं 1935, और 1935 से आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, एक बात और, जब 1935 की बात करते हैं तो उस समय इनका नाम नीति निर्देशक तत्व नहीं था, ये था निर्देशों के उपकरण। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या निर्देशों के उपकरण एक ही बात है भाई। और ये कहां से लिए गए हमने? ये लिए हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और आयरलैंड का संविधान में कहां से आए, कहां से प्रेरणा ली? फ्रांस से ली। आयरलैंड के संविधान से 1935 के अधिनियम में आते, वहां से भारत के संविधान में आते। बिल्कुल क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, याद रखना मनोनयन लिख रहा हूं मैं, निर्वाचन नहीं लिख रहा। निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका में आएगा। मनोनयन का मतलब है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नोमिनेट, मनोनीत करना, नोमिनेट करना, नोमिनेट। तो जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है वो विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां होते हैं। उनका व्यवस्था जो की गई हमने आयरलैंड के संविधान से ली। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होगा, ये भी हमने आयरलैंड से लिया भाई। तो आयरलैंड से 3 हो गए। डीपीएसपी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, ये भी अच्छा है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड से ली गई, ये भी अच्छा है भाई। ठीक है, ओके भाई, थोड़ा और बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए समवर्ती सूची। जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कॉन्करेंस लिस्ट बोलते हैं जिसको, समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ये सब आपके सामने आते रहेंगी चीजें। तो उस सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होगा, जब लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल पर आपस में सहमत नहीं हो पा रहे, तो ऐसी स्थिति में संसद को कंबाइंड एक इकट्ठा बुलाया जाएगा, जिसे बोलते हैं हम संयुक्त अधिवेशन। उसकी व्यवस्था हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। एक बात और याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से ही हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की क्या भैया? भाषा, वो भी हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो प्रस्तावना की जो प्रेरणा है या प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है भाई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जर्मनी, जर्मनी से लिए हमने आपातकालीन उपबंध। जर्मनी से लिए आपातकालीन उपबंध। याद रखना, जर्मनी के संविधान को हम बोलते हैं बीमर संविधान। कौन सा भैया? बीमर संविधान बोलते हैं। इससे हमने आपातकालीन उपबंध जो 352, 356, 360 है, वो जर्मनी से प्रेरणा ली हमने। पूर्व सोवियत संघ, उस समय पूर्व सोवियत संघ था, आजकल रूस बोलते हैं, उसके हिस्से हो चुके हैं। मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए 1976 में। तो ये हमने सोवियत संघ से प्रेरणा ली है। सोवियत संघ से बात करें तो जो हमारे संविधान के प्रस्ताव में लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, वो भी हमने सोवियत संघ से लिया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये भी हमने कहां से प्रेरित न लिए? पूर्व सोवियत संघ से लिया भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद आते हैं जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
जापान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, हमारे संविधान में अगर अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है तो किस तरीके से करेंगे, ये हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अब यहाँ पर देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, वहाँ पर आयरलैंड में था मनोनयन, यहाँ पर निर्वाचन। वहाँ निर्वाचित का मतलब क्या होता है, इलेक्टेड, और मनोनीत का मतलब नॉमिनेटेड। तो जो इलेक्टेड किए जाएंगे, इलेक्शन होगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, इलेक्शन होगा, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और जो नॉमिनेशन किया जाएगा वो आयरलैंड से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। ठीक है भाई, क्लियर है, बहुत अच्छे भाई। अगले पर चलते हैं, कनाडा। कनाडा में है संघीय व्यवस्था। अब देखिए संघीय व्यवस्था की बात करें तो फिर वही बात आता है 1935 का अधिनियम से भी है। कनाडा से 1935 का अधिनियम, वहां से फिर भारत के संविधान में आया। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, 7वीं अनुसूची जो है ये भी हमने कनाडा से ली है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, ये भी हमने कनाडा से ली है। अब देखिए अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास कनाडा से है, ये एकात्मक लक्षण है, ये संघात्मक लक्षण है। ओके, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करेगा, ये भी कनाडा ने बताया। यानी जो फेडरल सिस्टम बता रहा था कनाडा में, उसी से हमने चीजों को अडॉप्ट कर लिया कि हमें फेडरल सिस्टम कितना मतलब फेडरल रखना है और कितना यूनिटरल रखना है। ठीक है, यूनिटरी रखें या फेडरल रखें, कितना किसको सामंजस्य बैठाना है, ये पूरा का पूरा सिस्टम हमने कनाडा से कॉपी कर दिया या कनाडा से अडॉप्ट कर दिया। ठीक है, संघीय व्यवस्था समझ में आ गया था, अभी बताया था हमने संघीय व्यवस्था क्या होता है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर रहे हैं, संघात्मक लक्षण हो गया। इसके बाद अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास ले आए, वापस ले आए हैं, तो एकात्मक लक्षण हो गया। केंद्र द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे, ये भी एकात्मक लक्षण हो गया भाई। तो ये हमने कहाँ से लिए, सब ये हमने कनाडा से लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक बात और करें, जब हम बात करते हैं संविधान की स्रोत की, तो बहुत सारे देशों को पढ़ रहे हैं हम, तो याद रखना जब संविधान बनाया जा रहा था तो भारत की संविधान में 60 से ज्यादा, लगभग 60 मान सकते हैं, लगभग 60 ऐसे देश थे जिनके संविधानों का अध्ययन किया गया। तो लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद फिर हमारे संविधान में उनसे जो अच्छाइयां थी उनको एडॉप्ट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। फ्रांस क्या कह रहा है, फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक ढांचा। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्रात्मक सिस्टम फ्रांस से लिया गया। अब गणतंत्र तो जानते हैं आप, गणतंत्र उसको बोलते हैं जिसका जो राष्ट्रपति होता है, राजा होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता, उसका चुनाव होता है जनता द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो जब जनता द्वारा चुनाव होता है तो उसे बोलते हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो भारत में गणतंत्र होगा, वो ढांचा किस तरह का होगा, ये फ्रांस से हमने प्रेरणा ली है। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, बंधुत्व यानी भाईचारा, फ्रेटर्निटी के जो आदर्श हैं, जो हमारी प्रस्तावना में भी लिखे हुए हैं, वो फ्रांस से लिए हैं। तो ऐसा भी आ सकता है, जो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए भैया, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। यहाँ तक क्लियर है, ओके। उम्मीद है ये सब क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने आपको बताया भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, भारतीय संविधान के स्रोत क्या है। देखिए हमने जो इन सभी को बताया स्रोत को, ये तो देखिए ज़्यादातर चीज़ें हैं कि जिनको आप कंबाइन करेंगे, थोड़ा सा दिमाग में बैठाएंगे तो सब दिमाग में ऐसे ही हो जाएगा फिट, वरना तो एक देश का दूसरे देश में शिफ्ट हो जाता है। दूसरी बात, जितनी भी विशेषता बताई वो समझने वाली चीज़ें थी। जब आप संविधान के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, फिर जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में, संसद के बारे में पढ़ेंगे, तो संविधान और स्पष्ट होता चला जाएगा। तो पता चलता रहेगा कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, तो विशेषताएं तो आपको समझना ही पड़ता है। और रही बात, इसमें कुछ रटिए कुछ समझिए, कुछ चीज़ें याद करनी है, कुछ समझ कर चलना है। जैसे अभी हम बता रहे थे कनाडा के संविधान की, कनाडा का संविधान संघीय व्यवस्था की बात कर रहा है और संघीय व्यवस्था में संघात्मक और एकात्मक लक्षणों का समावेश कर दिया गया। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि संघात्मक लक्षण कौन से होते हैं, एकात्मक लक्षण कौन से होते हैं। तो जितना भी उनसे संबंधित आए वो कनाडा में आ गया भाई। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं भाई। अगर जोड़कर समझकर एक दूसरे से कॉन्टैक्ट भिड़ाकर करेंगे तो बड़े आराम से आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी चीज़ें और आप उस सवाल को हैंडल बड़े आराम से कर पाएंगे भाई। ठीक है, एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भाई आर्ट स्ट्रीम से होते हैं उन्हें ये सब
बड़े आसान लगता है। लेकिन जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं उन्हें ये जो शब्दावली होती है, ये जो शब्द होते हैं पॉलिटिकल साइंस के या फिर इकोनॉमिक्स के या ज्योग्राफी के, वो बड़े अजीब से लगते हैं। ठीक है, तो जब हम स्ट्रीम चेंज करते हैं तो थोड़ी चीज़ें प्रॉब्लम करती है। तो मैं आर्ट साइड वालों से कहता हूँ कि आप चीज़ों को जान रहे हैं, उसकी थोड़ी गहराई में उतरिए। लेकिन जो साइंस स्ट्रीम के, उनके लिए भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब आप मान लिया किसी शब्द पर अटक रहे हैं, आप उसी को नहीं जानते तो समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपकी कोई सवाल शब्द, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर वर्ड समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होता है, तो आप गूगल पर उसको सर्च करके देख सकते हैं, जिससे कि वो समझ में आ जाए। ये तरीका बहुत अच्छा भाई। जैसे सपोज करिए कि आपको मान लिया अवशिष्ट शक्तियां समझ में नहीं आ रही। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट मतलब बची हुई शक्तियां नहीं आ रही, तो इसको पकड़िए, अवशिष्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, हालांकि ये तो एक कॉमन शब्द है। मान लिया आपको जो है निर्वाचन और मनोनयन समझ में नहीं आ रहा, तो आप मनोनयन को सर्च कर लिए, नॉमिनेटेड क्या होता है, इलेक्टेड क्या होता है, हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें, जब आप उसके शब्द का अर्थ पकड़ेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा भाई। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है पहले उसके अर्थ को समझिए, तभी तो आप अब संयुक्त अधिवेशन नहीं जानते आप। ठीक है, हालांकि आगे भी कई बार आएगा संयुक्त अधिवेशन। अभी मैंने बताया भी कि लोकसभा और राज्यसभा का जब इकट्ठे बैठाया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। तो जब आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो किसी भी शब्द में प्रॉब्लम आ रही है तो उस शब्द को समझने की कोशिश भी कीजिए भाई। ठीक है, ओके भाई। तो आज की वीडियो जो थी हमारी भारतीय संविधान की विशेषताएं और संविधान के स्रोतों के बारे में था भाई। जैसा कि मैंने बताया कि संविधान का जो पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम यूपीएससी के लिए। तो इस चीज़ में जो भी हम बता रहे हैं वीडियो में, उस प्रत्येक चीज़ को एक एक को नोट करके चलना है, दिमाग में भी और कॉपी पर भी। ठीक है भाई, तो आपका कोऑपरेट चाहिए हमें भी। जितना आप हमें कोऑपरेट करेंगे हम भी आपको उतना ही कोऑपरेट कर रहे हैं भाई। तो ऐसी स्थिति में कोऑपरेट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भैया लाइक वगैरह का ही एकमात्र कोऑपरेट नहीं होता। कोऑपरेट का मतलब ये भी होता है कि जितना हम पढ़ा रहे हैं आप उसको उतना ही उसी दिन कर लें। ऐसा नहीं है कि मैं आज वीडियो मेरी आज आपके सामने आई है, आप इसको 4 दिन में बाद कर रहे हैं तो पता चलेगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। ठीक है, तो कोऑपरेट का मतलब यही है कि आप जो है जिस दिन वीडियो आ रही है उसी दिन उसको देखने की कोशिश करें और उसी दिन नोट्स बनाएं, तो आपका एक सिस्टम बन जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग ही आपका सिस्टम चलता रहेगा तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा भाई। ठीक है, तो भाइयों, तो आज की वीडियो में भैया इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं भाइयों। जय हिंद, वंदे मातरम।